मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, कल की जो क्लास थी उसमें मैंने जो प्रश्न पूछे थे उस प्रश्न के उत्तर जिन जिन बच्चों ने मुझे दिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्यूचर आईएएस एकेडमी की टीम से उनकी उज्जवल भविष्य के लिए कामना भी की जा रही है कि वो लोग आगे बढ़ते रहें। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का कमेंट आंसर में आता है और वो भी सही आता है तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मित्रों, इतिहास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्री के जितने क्वेश्चन बनते हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा पाषाण काल से लेके सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो प्री और मेंस के दोनों में महत्वपूर्ण है, हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एक दिवसीय एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो। तो मित्रों, आज का पहला प्रश्न आप लोग नोट कर लें कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है और क्यों। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है और क्यों, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, मानव ने पशुपालन की शुरुआत किस काल से की। मानव ने पशुपालन की शुरुआत किस काल से की। अगला प्रश्न है, चर्ट जैस्पर चार्ल्स सिडनी पत्थरों का उपयोग मानव ने किस युग में शुरू किया। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रिपीट करके सुन लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कौन सा ऐसा काल है जहाँ से हमें मनुष्य के आग की जानकारी, समुदाय बना के रहने की जानकारी, कृषि करने की जानकारी मिल जाती है, वो कौन सा काल है और उस काल की तिथि क्या थी। मध्य पाषाण काल की खोज किसने की थी। सबसे पहली बार हैंड एक्स कहाँ से मिला था। चॉपर चॉपिंग क्या था। पेबुल उपकरण क्या होते थे। फ्लैग उपकरण क्या होते थे। वह कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से उच्चपुरा से लेके नव पाषाण काल तक के साक्ष्य मिले हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन थे। कालीबंगा की खोज किसने की थी। धौलावीरा की खोज किसने की थी। सुरकोटदा की खोज किसने की थी। किस सभ्यता को सिंडन नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी कहाँ से मंगाई जाती थी। किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ताम्र पाषाण काल की तिथि क्या थी। ताम्र पाषाण काल की तिथि क्या थी। सबसे प्राचीन संस्कृति कौन सी थी। सबसे प्राचीन संस्कृति कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता को कार्बन डेटिंग के आधार पर तिथि क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की कार्बन डेटिंग के आधार पर तिथि क्या थी। वह वर्तमान समय में कौन सी तिथि ज़्यादा मान्य है। सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति कैसी थी। एक कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है। लिपस्टिक के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है। दक्षिणी स्थल कौन सा है। पूर्वी स्थल कौन सा है और पश्चिमी स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं
कहाँ से मिलता है? सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिलता है? पुरोहित आवास कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल। घोड़े के अस्थिपंजर के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? घोड़े के दांत कहाँ से मिले हैं? इक्का गाड़ी कहाँ से मिली है? धातु गलाने की मूषा कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिंधु घाटी सभ्यता में, सैंधो सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में किस वर्ण का शासन था? ये हो गया आपका प्री का क्वेश्चन। अब एक जो वनडे एग्जाम और एग्जाम में पूछा जाता है, अब एक मेन सा क्वेश्चन ये है, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? वह इनके नगरों के आकार एवं बनावट की विस्तृत व्याख्या करें। मैंने आपको प्रश्न बोल दिया है, पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा और उसको 200 से 250 शब्दों में लिखकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8299033374 पर भेज दीजिएगा। मित्रों, आज के अंक में मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूं कि कुछ बातें कर सकूं। तो आज के इस अंक में मैं ये बताना चाहता हूं कि कल की क्लास जो होगी वो भारतीय राज्य व्यवस्था की होगी। मैं आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ पहलू से रूबरू कराऊंगा जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और वनडे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मन मस्तिष्क को एकाग्र कर वीडियो को देखते रहें, क्योंकि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो सरल और स्पष्ट शब्दों में पढ़ा रहा हूँ। किताब की भाषा में आप लोगों को ये शब्द स्पष्ट रूप से कभी मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए आप जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है वो हमें व्हाट्सएप नंबर बताएं, सर हमको ये टॉपिक पढ़ना है, मैं उस पर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। लेकिन जिन सरल शब्दों में मैं आपको पढ़ाता हूँ, कोशिश ये करिए कि आप इन्हीं सरल शब्दों का प्रयोग मेंस में करेंगे। आप कभी भी क्लिष्ट और बहुत शुद्ध हिंदी का प्रयोग कतई मेंस में मत करिएगा, इससे आपके नंबर कटते हैं। दैनिक भाषा में जो शब्द यूज किए जाते हैं, आप कोशिश ये करिएगा कि आप उन्हीं शब्दों में हर प्रश्न का उत्तर दें। तो कल भारतीय राज्य व्यवस्था में संवैधानिक भारत का संवैधानिक इतिहास मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मित्रों, भारत में जो शासकों का काल रहा है, प्राचीन से लेकर मध्य की बात हो, तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ राजाओं का, शासकों का ही शासन चला है। कोई ऐसा पर्टिकुलर, कोई ऐसी किताब नहीं थी, कोई ऐसी संवैधानिक बुक नहीं थी जिसमें से हर राजा राज्य करता और उस नियम और कानून के हिसाब से पूरे राज्य को सुचारू रूप से चलाता। ऐसा कुछ भी नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आती है, महारानी एलिजाबेथ से परमिशन लेकर भारत आती है, अनुमति लेकर, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रमुख मकसद था वो भारत के साथ सिर्फ व्यापार करना था। लेकिन भारतीय शासकों में एक समस्या ये थी, बहुत सरल शब्दों में आप समझिएगा। मान लीजिए मैं अयोध्या का शासक हूँ, तो लखनऊ का शासक आप लोग हैं। मान लीजिए आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो उसमें से आप लोग अपने आप को मान लीजिए कि आप लोग लखनऊ के शासक हैं। तो हमारी और आपकी आपस में ही लड़ाई है और आपकी कानपुर वाले राजा से लड़ाई है। ऐसे करते 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 भारत के राजाओं में एकता का परिचय तो दिया ही नहीं, वह आपस में ही लड़ा करते थे, जिसका फ़ायदा आप भारत के इतिहास को उठा के देख लीजिए कि विदेशी आक्रांताओं ने किस तरह से भारत के इस अनेकता का फ़ायदा उठाकर अपना वर्चस्व भारत में बनाए रखा। ऐसा नहीं था कि हमारे शासक कमज़ोर थे, हमारे शासक जितने भी आक्रामी ने आक्रमण किया उनसे बहुत मजबूत थे, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा अनेकता का परिचय देते हुए
बाहरी ताकतों से ना लड़ते हुए आपस में ही लड़ते थे। तो मित्रों, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ के, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ के, और ये जान के कि कैसे कैसे भारत के संविधान का निर्माण हुआ। उसके एक एक पन्ने को जब मैं आपके सामने खोलूँगा तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि वह पन्ना आपके मन मस्तिष्क के दिमाग के तीसरी सतह पर जाकर छप जाएगा। मित्रों, समझाने का ये सरल सुस्पष्ट तरीका मैंने भी किसी न किसी अपने अध्यापक से सीखा है, खुद से सीखा है, चिंतन से सीखा है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की वीडियो का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कर रहे होंगे। तो मित्रों, मैं आपके सामने ये वादा रखता हूँ कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और वनडे, बीएड, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेरे वीडियो में, और वीडियो के बाद जो मैं एनालिसिस करके क्वेश्चन बनाता हूँ और जो क्वेश्चन आए होते हैं उन पर डिस्कस करता हूँ, उसके बाहर से नहीं आने वाले हैं। मैं बार बार, मेरी पहली वीडियो आप लोग देखिए, मैंने कहा है बहुत नहीं पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना है मन लगा के पढ़ना है। मित्रों, सफलता आपको मिलेगी तो उस सफलता से आपका नाम होगा, आप उसमें से किसी को कुछ देने वाले नहीं हैं। ये आपकी अपनी एक चुनौती है कि आपको कितनी जल्दी सफल हो जाना है। ये आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करता है कि आपको किस जगह नौकरी लेनी है, आप पर निर्भर करता है। आप छोटी छोटी चीज़ों में फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आपका आत्मविश्वास गिर जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में आप डिमोरलाइज हो जा रहे हैं। तो जितने दिन आप डिमोरलाइज रहेंगे मित्रों, उतने दिन में आपका जो कंपटीटर होगा, आपका जो सहपाठी होगा, वो आपसे 10 कदम आगे चला जाएगा और आप डिमोरलाइज ही रह जाएंगे। जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वही पाता है। मित्रों, मैं आप लोगों से निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें और 1 से 2 घंटे पढ़ें, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का पूरा प्रयास करें। थोड़ा योग करें, थोड़ा चिंतन करें। पढ़ाई से हटके भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिनके करने से आपने मस्तिष्क को बहुत ही ऊर्जावान बना सकते हैं। मित्रों, महामारी से साथ में लड़ना ही लड़ना है, लेकिन डरने की अब कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महामारी भारत में जिस तरह फैली है उसके स्तर को देख के ऐसा मुझे लगता है कि वायरस का वो लेवल जो कोरोना का पहले था वो अब नहीं रहा है, क्योंकि डेथ रेशियो कम है और जितने लोग ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो करना क्या है मित्रों, आप लोग को हल्दी वाला दूध रोज़ शाम को पीना है और दिन में 2-3 बार नींबू पानी पीना है, और ठंडा पानी एकदम नहीं पीना है। नॉर्मल पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है कि बाहर से आए ठंडा पानी पी ले, कतई नहीं करना है। मित्रों, आप कोरोना से लड़ सकते हैं, बस आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। आप अगर अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे तब आप कोरोना की चपेट में आ जाएंगे। यदि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो कोरोना आपको छू नहीं सकता है। मित्रों, और कोरोना का वायरस तभी आप तक पहुंचेगा जब आप तक कोरोना पेशेंट की ड्रॉप बूंदें आपके चेहरे और आपके नाक, आपके मुंह, आपकी आंख पर जब तक कोरोना पीड़ित के द्वारा छींकी गई जो बूंदें होती हैं आपके नाक, कान, आंख, यहाँ तक जब तक खुद नहीं पहुँच जाती हैं तब तक आप कोरोना से पीड़ित नहीं होते हैं। आप डरे मत, फ्रस्ट्रेट मत हो, बस हाथों को बाहर से आने के बाद सैनिटाइज करते रहें ऐसे ऐसे करते हुए, और जब कभी बाहर से आए तो बाथरूम में जाके कपड़े अपने धुल डालें और नहा लें हो सके तो। बाकी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा सचेत होने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई पर फोकस करें मित्रों, और नेक्स्ट वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के उस शिखर पर आपको मैं लेके चलूँगा जिस शिखर पर आपको सभी प्रश्न करने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो मित्रों, आज का ये अंक, आज का ये अध्याय मैं ये आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए यहीं समाप्त कर रहा हूँ।